बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि लफ्ज़ों का चयन बड़े ही ध्यान से करना चाहिए। आपके बोले हुए लफ्ज़ बहुत से काम कर सकते हैं। वो कई सुलझे हुए मसलों को उलझा सकते हैं या इसका उलट भी। लेकिन जब आपके हाथ में कलम आ जाए, तो आपकी ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है। शायद यही ज़िम्मेदारी दिनेश को निभानी चाहिए थी, जो कि एक पत्रकार हैं। आज से ठीक 7 साल पहले क्या कुछ ऐसा हुआ जिसकी सजा आज इनको मिलने वाली थी? जानते हैं क्या है किस्सा। शुरू करते हैं आज का एपिसोड, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और जो लाइक और हाइप है उसकी परंपरा को कायम ही रखिएगा। खैर, किस्सा है दिनेश का। दिनेश एक पत्रकार हैं और काफ़ी अच्छी बड़ी अखबार में काम करते हैं। आज दिनेश जिस रेलवे स्टेशन पर बैठे थे, यूं तो ये रेलवे स्टेशन एक गांव का बड़ा छोटा सा रेलवे स्टेशन है। एक पैसेंजर ट्रेन का इंतजार था जो इनके गंतव्य तक इनको पहुंचाने वाली थी। इससे पहले सिर्फ एक बार दिनेश इस स्टेशन पर, या यूं कहें कि इस गांव में आ चुके हैं। एक रिपोर्टिंग करनी थी। 7 साल बीत चुके थे उस बात को। वो इंतजार कर रहे थे। छोटा सा स्टेशन होने की वजह से आसपास कोई भी नहीं था। जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा था, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, वैसे वैसे मानो उस स्टेशन की आबो हवा कुछ अजीब सी होती जा रही थी। आसपास बड़े बड़े पेड़ थे जो काफी ज्यादा भयानक तरीके से नजर आ रहे थे रात के अंधेरे में, जितना भी वहां पर प्रकाश पड़ रहा था। हवा का एक भी कतरा नहीं था। कुछ समय बाद एक अनाउंसमेंट होती है। जिस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, वो ट्रेन 1 घंटे के देरी के बाद इनके स्टेशन पर आने वाली थी। 2-3 बार अनाउंसमेंट होने के बाद इनको दूर जो लाल बत्तियां नजर आ रही थी, वहां से एक पीले रंग की लाइट नजर आती है, जो साफ तौर पर इशारा थी कि वो ट्रेन थी और धीरे धीरे अब बढ़ती जा रही थी। अब दिनेश काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। आज जिस बात की उन्होंने रिपोर्टिंग करनी थी, वो पूरी तरीके से काम हो नहीं पाया था, और ऊपर से ट्रेन भी 1 घंटा लेट। खैर, ट्रेन जब धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आती है, तो ये तकरीबन उस जगह पर बैठे थे जहां पर बस ट्रेन का आखिरी डब्बा था। और लगभग लगभग ट्रेन कोई ज़्यादा भरी हुई भी नहीं थी। खास तौर पर जिस डब्बे में ये चढ़ते हैं, वहां पर तो तकरीबन सारा डब्बा खाली था। एक इंसान बैठा हुआ था, शायद कोई साधु जैसा लग रहा था। उसने हाथ में माला पकड़ी हुई थी। इन्होंने अपना कोई काम करना था, कुछ लिखना था, उसकी वजह से वो जो माला जप रहे थे काफ़ी ऊंची ऊंची जप रहे थे। तो वो चाहते थे कि ना मैं डिस्टर्ब हूँ और या ना ही ये डिस्टर्ब हो, इसलिए मैं थोड़ी सी दूरी बनाकर बैठता हूँ। मैं अपना काम करता रहूंगा और ये अपना काम करते रहेंगे। ट्रेन 2 मिनट बाद चलना शुरू हो जाती है। कुछ समय बाद ट्रेन रफ्तार पकड़ लेती है। अब जैसा मैंने कहा, दिनेश को ये लग रहा था कि वो इस डब्बे में सिर्फ उस साधु बाबा के अलावा अकेले हैं। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद अचानक से ऐसा महसूस होता है कि जो ट्रेन है वो थोड़ी सी कपकपा रही है, जो कि बड़ी एक यूजुअल बात है। लेकिन ये कपकपाहट ऐसा महसूस हो रहा था जो ट्रेन पर उस डब्बे में धीरे धीरे चलता हुआ इनकी ओर बढ़ रहा है, उसकी वजह से है। ये गौर करते हैं कि जैसे जैसे वो अपने कदम ट्रेन के उस फर्श पर रख रही है, वैसे वैसे धीरे धीरे थोड़ी सी कंपन आ रही है। इससे पहले ये सर ऊपर उठा के देखने की कोशिश करते कि वो है कौन, वो बिल्कुल इनके सामने आकर खड़ी हो गई। अब इन्होंने सर ऊपर नहीं उठाया, क्योंकि वेशभूषा से वो ग्रामीण महिला लग रही थी, ग्रामीण लड़की लग रही थी। और एक रिस्पेक्ट होती है कि भाई खास तौर पर किसी महिला के चेहरे को घूरना, वो इनकी आदत में नहीं था। अब वो जो महिला थी वो बिल्कुल इनके सामने आकर बैठ जाती है। जब वो इनके सामने बैठती है, इनको काफी तरीके की फीलिंग आती है। सबसे पहली फीलिंग तो डर की थी, क्योंकि जो कपड़े थे वो कुछ गंदे से कपड़े थे, और इन गौर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि शायद उन पर खून लगा हुआ है। अब ये डरते डरते सर थोड़ा सा ऊपर करके देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो मेरे सामने बैठी है वो है कौन। वो देखते हैं कि उसने घूंघट ओढ़ा हुआ था। उसके बाजुओं पर हल्के हल्के कट लगे हुए थे, मानो जैसे कुछ ही समय पहले वो
किसी एक्सीडेंट से रूबरू होकर आई है। अब फिर से ये सर नीचे कर लेते हैं, और जैसा मैंने कहा कि कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी, हल्की हल्की गंध आ रही थी। ये सोचते हैं कि मैं उठ के यहाँ से चला जाऊं, लेकिन उठने की कोशिश करते हैं तो ये उठ नहीं पा रहे थे। अब उस लड़की की आवाज आती है, आप पत्रकार हैं दिनेश? जैसे ही ये सुनते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा ये सरप्राइज नहीं होते, हो सकता है कि कुछ लोग इनको जानते हों जिनमें से ये लड़की भी हो, लेकिन ये उन झुकी हुई निगाहों से ही कहते हैं हाँ जी जी। वो कहती है कि 7 साल पहले का कुछ याद है आपको? ये कहते हैं 7 साल पहले इसी गांव में आप आए थे। हाँ, थोड़ा बहुत याद है। आपको पता है कि आपने किस वाक्य की रिपोर्टिंग की थी? मैं 7 साल हो गए हैं, ढंग से याद नहीं, मैं बताती हूँ। जैसे ही वो ऐसा बोलती है, अब उसकी आवाज में कुछ परिवर्तन आ चुका था। जो मधुर सी आवाज थी, अब वो थोड़ी सी भारी हो चुकी थी। लेकिन इससे पहले कुछ समझ पाते दिनेश, वो बोलना शुरू करती है। 7 साल पहले आप यहाँ पर आए थे, आपने एक रिपोर्टिंग की। यहाँ पर एक लड़की की लाश मिली थी, लेकिन उसकी जो मौत है वो ट्रेन से कट जाने की वजह से नहीं हुई थी। मौत तो उसकी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उसकी मौत होने से पहले भी उसकी इज्जत की हत्या कर दी गई थी उन खूंखार जानवरों ने, जिसने उस पर रता भी तरस ना खाया। अकेली लड़की को देखकर बारी बारी उन्होंने उससे गलत किया, और फिर उसको मारकर ट्रेन की पटरी के आगे बिछा दिया। उसकी रिपोर्टिंग आपने की थी। आपने ये साफ तौर पर लिखा था कि मालूम पड़ता है मेडिकल रिपोर्ट से कि इस लड़के के साथ गलत किया गया है, जो कि बिल्कुल ठीक भी था। दिनेश, हाँ 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 हाँ, याद आया याद आया। हाँ, 7 साल पहले यही शायद वाक्य हुआ था, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि बाद में उसके कातिल पकड़े भी गए थे, और अ, वो तो अब जेल में होंगे। लेकिन आप क्यों ये बात कर रही हो? नहीं, सभी नहीं पकड़े गए थे, एक अभी भी खुला घूम रहा है। अच्छा, तो बताइए, अगर आप उसके बारे में कुछ जानती हैं तो मैं देखता हूँ मैं क्या 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 कर पाता हूँ। तो बताइए, अगर आप उसके बारे में कुछ जानती हैं तो मैं देखता हूँ मैं क्या कर पाता हूँ। हाँ, एक कातिल मेरे सामने बैठा है। जैसे ही वो बातें करती है, ये एकदम से तिल मिला जाते हैं। आप क्या चाहती हैं? क्या 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 कहना चाहती हैं? मतलब मैं कातिल हूँ? अरे मैं तो एक रिपोर्टर हूँ, महज एक रिपोर्टर हूँ। आप मुझे ये बताइए कि उसके आगे आपने क्या लिखा था? मैंने यही लिखा था कि उस लड़की के साथ ऐसा गलत हुआ है, और बस। नहीं, मैं बताती हूँ उसके आगे आपने क्या लिखा था। आपने लिखा था कि ठीक है, उस लड़की के साथ गलत हुआ, उसकी हत्या की गई, जो कि बेहद ही शर्मनाक और अफसोसनाक वाक्य है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उन लड़कियों से, उन औरतों से, कि रात के समय में, वो भी गांव के माहौल में, आप अकेली घूमती ही क्यों हैं? क्यों आप किसी रिश्तेदार के साथ नहीं आती? आप नहीं जानती क्या यहाँ पर किस तरीके के लोग रहते हैं? ये क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि रात के समय में आप घर में रहें? ये बोलते बोलते वो बोलती है, क्या मैं सही बोल रही हूँ ना? यही लिखा है। जैसे ही वो ये बात कहती है, अब उसका असली चेहरा सामने आता है। जरा सी पलक उठाकर जब दिनेश देखते हैं तो कटा हुआ चेहरा साफ तौर पर उनके सामने था, और उसकी आवाज अब इतनी भारी हो चुकी थी कि मानो जैसे जिस्म से प्राण तक खींच ले। मैं उसी लड़की की प्रेतनी हूं जो पिछले 7 साल से सिर्फ और सिर्फ इसी इंसाफ की तलाश में है कि क्या
अकेली जाना ही मेरा गुनाह था? क्या मैं अकेली ना जाती तो मेरे साथ ये ना होता? मेरी जैसी कितनी ही औरतें हैं जो इन दरिंदों का शिकार होती हैं। वो तो मर जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी उसकी इज्जत आप जैसे पत्रकार लुटाते हैं, ये लिखकर कि बाहर अकेली क्यों गई। क्या इस धरती पर औरतों को अकेली रहना, अकेली चलना, ये इस प्रकृति के कानून का हिस्सा नहीं है? दिनेश डर रहे थे, उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी। नहीं, नहीं, मेरे कहने और क्या मतलब था तुम्हारे कहने का? यही तो था मतलब। देखो कितनी औरतें हैं, ये सभी औरतें हैं जिनके साथ कुछ गलत हुआ है, और तुम जैसे लोग पहले जो ये हत्यारे इनका चरित्र हरण करते हैं और रही सही कसर तुम पूरी करते हो। जब वो देखती हैं आसपास तो उसको अब सारी ट्रेन भरी हुई लग रही थी। अलग अलग औरतें, किसी को घाव साफ तौर पर नजर आ रहे थे, किसी के चेहरे पर खामोशी, किसी के चेहरे पर क्रोध, किसी के चेहरे पर सवाल, सब नजर आ रहा था। दिनेश को सबसे ज्यादा अपने ठीक सामने बैठी हुई मौत नजर आ रही थी। लेकिन अब इससे पहले कि वो लड़की कुछ कह पाती, बहुत ऊंची ऊंची संस्कृत के मंत्रों की आवाज आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही वो मंत्रों की आवाज आनी शुरू होती है, जो वो भारीपन दिनेश को महसूस हो रहा था वो थोड़े से हल्के होते हैं, और अचानक एक ऊंची आवाज आती है, मंत्र बोलते बोलते, भाग के मेरे पास आओ। ये एक पल नहीं गवाते और भागते भागते उस साधु के पास आ जाते हैं। धीरे धीरे वो जो सारा डब्बा भरा हुआ नजर आ रहा था उन प्रेतनियों का, उन बेचारी आत्माओं का, वो फिर से मानो जैसे गायब होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब दिनेश के मन में एक सवाल था, ये सब कुछ हुआ कैसे? साधु मंत्र पढ़े जा रहे थे, इशारा करते हैं चुप रहने का। कुछ देर तक मंत्र पढ़ते रहते हैं, फिर उसके बाद एक स्टेशन आ जाता है जहां पर इन साधु को और इन पत्रकार दोनों को उतरना था। अब वो उस बड़े स्टेशन पर बैठे हुए थे जहां पर भीड़ कम तो थी लेकिन कुछ लोग थे, जिससे शायद डर में भारी कमी आ चुकी थी दिनेश की, और साधु के साथ होने के साथ तो उन्हें एक तरह का आत्मविश्वास आ चुका था, जो कुछ समय पहले मान चुके थे कि आज उनकी मौत पक्की है। तो साधु कहते हैं कि वो आज भी इसी सवाल के जवाब में भटक रही थी बेटा, कि आखिर अकेली रहना, अकेली जाना क्या सच में गुनाह है इस धरती पे? और ये जितनी भी औरतें, जितनी आत्मा तुझे नजर आई, ये भी किसी ना किसी भेड़िए का शिकार हुई है, और तुम जैसे लोग उनके साथ झूठी सहानुभूति तो दिखा लेते हैं, लेकिन साथ के साथ तंज भी कस देते हैं कि कैसे अकेली औरत बाहर जा सकती है। क्यों नहीं जा सकती बेटा? ये धरती माँ सबकी है, लेकिन जब ये लोगों को, तुम जैसे लोगों को समझ आ जाएगा तो फिर एक अच्छे समाज का उदय होगा। तुम्हारी जिम्मेवारी है बेटा कि इन चीजों को, इन भ्रांतियों को खत्म करना, ना कि इन भ्रांतियों को बढ़ावा देना। ये लिख के कि सवाल है कि वो लड़की अकेली क्यों गई। क्या ये सवाल नहीं है कि जो वो भेड़िए थे उस अकेली लड़की को देखकर एक जिम्मेदारी समझते कि ये हमारी जिम्मेदारी है, कि ये अपने घर जा रही है, हमारी जिम्मेवारी है कि इसको हम उस घर तक पहुंचाएं, ना कि उसका फायदा उठाएं। दिनेश की आंखें झुकी हुई थी, उनको अपनी गलती का एहसास था, और साथ के साथ ही इस चीज का थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी थी कि उनकी जान आज बच गई। उसके बाद दिनेश के काम करने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। अब वो पहले जैसे पत्रकार नहीं रहे, उनके कलम में एक ठहराव आ चुका था, खास तौर पर स्त्रियों को लेकर, महिलाओं को लेकर। कोई भी ऐसा हादसा होता, वो चाहे कोई भी हो, कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते, जो वो कर सकते थे। शायद उसके बाद किसी का
जीवन सुधरा हो ना हो, लेकिन किसी का दिल तो नहीं दुखा होगा, खास तौर पर पत्रकारिता को लेकर। आज की पत्रकारिता भी कुछ ऐसे ही हो चुकी है जैसे दिनेश कुछ साल पहले थे। बदलाव की जरूरत है। आप क्या महसूस करते हैं जरूर बताइएगा। और कैसा लगा आपको आज का किस्सा, इसके बारे में आप जरूर बताइएगा। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। और इससे पहले कि हम अगला किस्सा शुरू करें, जो कि बेहद ही खतरनाक है, एक फौजी का किस्सा है। और फौजी जो देखते हैं वो आर्मी वाले देखते हैं, उसके बाद आज तक वो डर उनके मन में कायम है कि आखिर वो था क्या। खैर, इससे पहले किस्सा शुरू करें, एक कमेंट ऑफ द डे पढ़ लेते हैं जो कि कुछ जरूरी था। अपने कोई सज्जन है जो शायद पहली बार कमेंट कर रहे हैं। मुझे पूरी तरीके से मतलब समझ में नहीं आया कि वो मतलब कुछ वोकेबलरी के थे इशू, लेकिन जो वो कहना चाहते थे उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये @ है हलीमा सादिया। ये कह रही हैं कि भाई अगर कमेंट रीड करो तो बता देना। मैंने आपको फर्स्ट टाइम अक्षय भाई के साथ शो में देखा तो, और उसी में आपके चैनल का लिंक था और मैंने साथ ही लिंक के जरिए आपके चैनल पर आते ही सब्सक्राइब कर दिया था। काइंडली भीख मत मांगो, करो सब्सक्राइब की या लाइक की। मुझे पॉडकास्ट सिर्फ 2 पर्सन का ही अच्छा लगता है, एक अक्षय, सेकंड मरून और थर्ड पे आप लगे। और जैसे मैंने बताया कि आपको फर्स्ट टाइम अक्षय के शो पर देखा था तो भाई, बट ऐसे है क्या पूरे वर्ल्ड में अक्षय ही है पॉडकास्ट करता, या मैंने प्राइवेसी एक्टिवेट की है कोई के मुझे अक्षय मरून के अलावा किसी की भी वीडियो ना आए। मुझे आती है औरों की भी वीडियोस में सुनता भी हूँ कभी कभी, पर ना ही उनको सब्सक्राइब किया और ना ही उन वीडियोस को लाइक। बट ये है कि मुझे 2 अच्छे लगते हैं पर्सन तो मैं उनको भी लाइक भी करता हूँ। आपके कहने से सब्सक्राइब नहीं करता कोई और ना ही अनसब्सक्राइब, तो काइंडली भीख मत मांगा करें। आई थिंक जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद एक अच्छा सा बढ़िया कमेंट लिखने के लिए, बढ़िया फीडबैक देने के लिए। लेकिन हम थोड़ी सी बातों को क्लियर करेंगे, इसलिए मैंने आपको कमेंट ऑफ द डे दिया है। रीजन, भीख मांगना किसे कहते हैं सबसे पहले ये समझना जरूरी है। भीख मांगना किसे कहते हैं कि जो आप किसी को कुछ दे ना सकें, बदले में सिर्फ आप लेने की इच्छा रखें, उसको कहते हैं भीख मांगना। ठीक है, अल्लाह के नाम पे पैसे दे दो, भगवान के नाम पे पैसे दे दो, बदले में कुछ नहीं, बस दुआ है, वो भी कुछ ऐसी ट्रेड करने वाली चीज तो है नहीं। अगर मैं यहाँ पर बैठकर सिर्फ एक बात कहूँ कि भाई मुझे सब्सक्राइब करो, तो वो भीख मांगना होगा। मैं आपको 40 से 50 मिनट की कहानी सुना रहा हूँ जिससे आप एंटरटेन होते हैं। कुछ लोग सोते हैं, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन एक ट्रेड हो रहा है। मैं आपको वो चीज़ दे रहा हूँ जो आपको चाहिए, उसके बदले में मैं वो चीज़ आपसे मांग रहा हूँ जो मुझे चाहिए। तो इसमें हलीमा जी भीख मांगने वाली कौन सी बात हुई। और जहां तक रही सब्सक्राइबर की, आप कह रहे हो भीख मांगने की बात कह रही हो, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि अक्षय वशिष्ठ की वीडियोस अगर आप देखती हैं या देखते हैं, मुझे अब ये नहीं पता, आपका नाम लेडीज जैसा है, लड़कियों जैसा है, और आपने सुनता हूँ या कर रही है, तो मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिए, जेंडर स्पेसिफिक आपने नहीं मेंशन किया पर्टिकुलरली। तो वो तो किस्सा शुरू होने से पहले ही लाइक शेयर सब्सक्राइब की बात कर लेते हैं, मैं तो फिर भी बीच में बात करता हूँ। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि अपने कारोबार को एंडोर्स करना भीख मांगना कैसे होता है। ये आपकी मेंटेलिटी हो सकती है कि आप लोगों के चैनल को सुनेंगी या सुनेंगे तो उसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, आपका यूट्यूब है, आपकी मर्जी है। लेकिन आप कहें कि मैं सब्सक्राइब के लिए ना कहूँ या फिर लाइक के लिए ना कहूँ, तो जब मैं नहीं कहता हूँ तो वो ड्रॉप हो जाता है, जब कहता हूँ तो फिर बढ़ जाता है। अब मैं एक दुकान पर बैठा हूँ और XYZ, मान लीजिए कि मैं दुकान पर कुछ बेच रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर कपड़े बेच रहा हूँ, और मैं उसको एंडोर्स ही ना करूँ, उसकी एडवर्टीजमेंट ही ना करूँ, उसके बारे में कहूँ ना। अगर कोई मेरे पास कस्टमर आ रहा है तो वो कहेगा जी हाँ जी आपके पास कौन कौन से कपड़े हैं, मैं कहूँगा देख लो भाई, मुझे नहीं पता, खुद देख लो, जो पसंद आएगा तो फिर बता देना। या फिर मैं ये कहूँगा कि सर है कपड़े, ये है, ये अच्छी वैरायटी है, ये इसमें आपको चाहिए, आपका बजट क्या है। इसी को ही सब्सक्राइब करना कहते हैं, दूसरे शब्दों में डिजिटल लैंग्वेज में।
कि मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर देना, ट्रेड हो जाएगा। भीख मांगना एक अलग चीज होती है, जैसे मैंने अभी आपको कह दिया कि सिर्फ वन वे ट्रेड होता है, पैसे मिल गए बात खत्म, मैं आपको कुछ नहीं दे रहा। जब मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, अच्छा लगे ना लगे बात की बात है, लेकिन दे तो रहा हूँ ना कंटेंट, बदले में सब्सक्राइबर मांग रहा हूँ, दैट्स नॉट बेगिंग। सो प्लीज कीप इट इन माइंड। मुझे इसलिए मैंने कमेंट उधर लगा कि शायद आपको भीख मांगना समझ में नहीं आता होगा कि भीख मांगना किसे कहते हैं, तो मैंने आपको भीख मांगना सिखा दिया कि भीख मांगने का मतलब क्या होता है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। बाकी रही ये सब्सक्राइब करने वाली बात, वही दुनिया का सारा चैनल करते हैं। ध्रुव राठी कितने सब्सक्राइबर आ गए, वो आज भी सब्सक्राइब करने को कहता है, ठीक है। जो अपने अक्षय भाई हैं वो भी, वो तो चैनल वीडियो, बताइए जो अक्षय भाई की वीडियो देखते हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो, कि वीडियो शुरू होने से पहले वो सब्सक्राइब की बात नहीं करते, हर वीडियो में सब्सक्राइब करने की बात नहीं करते हैं, पॉडकास्ट में सब्सक्राइब करने की बात नहीं करते। कौन सा ऐसा चैनल है जिसने आज तक भी ना कहा हो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए? एक आधा मान सकता हूँ शायद भुवन बाम का, उनका चलो कंटेंट भी कुछ अलग तरीके का, या फिर कोई और भी होंगे। कितने चैनल हैं? गिनती पर 2 4 5 आ जाएंगे। और जो बाकी चैनल है फिर वो सारे भिखारी हैं? नहीं, भिखारी पुनः आपके दिमाग में है कि इसको भीख मांगना कहते हैं, ये ट्रेड है। प्लीज, मुझे नहीं पता मुझसे बड़े हैं छोटे हैं, मेल है फीमेल है, जो भी मुझे आप छोटा भाई बड़ा भाई जिस तरीके के नज़र से भी देखना चाहते हैं, प्लीज आप इस चीज को करिए। और ज्ञान जहां से मिले वो ले लेना चाहिए। भीख मांगना किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया। सो ये था आज का कमेंट ऑफ द डे। थोड़ी सी आपकी बात मतलब अजीब लगी मुझे, कड़वी नहीं लगी। भीख मांगना, खैर मेरे व्यूअर्स ही बताएंगे कि भाई मैं सच में भीख मांगता हूँ क्या। खैर अपनी अपनी सोच होती है, क्या ही किया जा सकता है। तो ये था आज का कमेंट ऑफ द डे। और वैसे मैंने लास्ट में बोलना था, लेकिन मैंने कहा चलो क्लैरिफाई कर देते, क्योंकि फिर मैं बोलने लगा हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर अब तो भाई दबा के होना चाहिए। क्योंकि इस वीडियो के, सच कह रहा हूँ, इस वीडियो के मैं एनालिटिक्स है सब्सक्राइबर के कुछ दिनों बाद पब्लिश करूंगा। अगर आपने ना सब्सक्राइब किया तो सच में फिर वो मुझे बुरा लगेगा, तो कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक तो करना बनता है। खैर जैसा मैंने कहा था कि एक ऐसा किस्सा जो एक फौजी के साथ हुआ, और ये जो फौजी हैं ये पृथ्वीराज हैं, और वो कहते हैं कि मेरी अभी जो पोस्टिंग है मतलब वो जम्मू के जो पुंछ एरिया है उस तरफ होती है। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने जम्मू कश्मीर पर मेरी पोस्टिंग हुई। और मैं जो वहाँ पर पोस्ट में गया, वहाँ के जो कमांड ऑफिसर थे, कुछ कारणों की वजह से उनको छुट्टी पर जाना पड़ा, और उन्होंने फॉरवर्ड कमांड, अब मुझे इतनी टेक्निकलिटी का पता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि क्या क्या होता है और वो लोकेशन कैसी थी। अब जो वो लोकेशन थी ना, सबसे पहले वो लोकेशन थी कि दो जैसे पहाड़ है, एक तरफ हमारा जो इंडिया का, दूसरी तरफ उनका जो ऑक्युपाइड है, इलीगली ऑक्युपाइड एरिया जम्मू का, जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, पुंछ उसकी एक पॉइंट है। तो बीच में एक खाई है जो काफी गहरी खाई है, मतलब कहने का मतलब कि एक इंसान उसको आसानी से चढ़ नहीं सकता। दूसरी तरफ जो उभार है, यहाँ पर दूसरी तरफ भी पहाड़ है, उन पर उनका जो पाक रेंजर्स कह सकते हैं, उनकी एक छावनी है। इस तरफ क्या था कि इस तरफ इनका जो छावनी थी, और साथ के साथ ही जो बंकर थे वो हाफ बरिड बंकर थे। एक तो बिल्कुल बरिड बंकर होता है, हाफ बरिड बंकर होता है कि जिसमें खिड़की आधी दिखाई दे रही होती है जिससे नजर रखी जा सकती है। अब ये कहते हैं कि इनका काम था कि रात के समय में ठंड वगैरह भी काफी हो जाती थी, और ये सारा उनकी गैर हाजिरी में, अपने कमांड ऑफिसर की गैर हाजिरी में, ये सारा एक बार सर्वे करते थे, सारा देखते थे सब कुछ ठीक चल रहा है। और बीच बीच में क्या होता था कि उनकी तरफ से भी लाइट पड़ती थी नीचे की तरफ, कि कोई सब कुछ घुसपैठ वगैरह तो नहीं हो रही, और इस तरफ भी लाइट पड़ती थी। ये क्या होता है कि इनके पास बिनोकुलर्स वगैरह सब कुछ थे। अब ना ये सारा एक बार अच्छे से देख रहे थे कि सारी अच्छे से मतलब सिक्योरिटी है। तो जब ये उस बंकर में थे, सेमी बंकर में थे, तो अचानक से इनका ध्यान जाता है खाई की तरफ। जब ये खाई की तरफ जाते हैं एकदम से अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको दूर खाई में 4 5 रोशनियां नजर आ रही थी, और वो रोशनियां स्टिल नहीं थी, स्थिर नहीं थी, जैसे टॉर्च की रोशनी होगी या किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट होगी कोई, वो ना हिल रही थी जैसे कोई दिया होता है या फिर लालटेन होती है। ये एकदम से अलर्ट हो जाते हैं, और ये ना उसको बिनोकुलर से देखना शुरू करते हैं। अब जितना मर्जी जूम कर लें, जितना मर्जी कर लें, अब इतनी दूर और खाई के बीच में अंधेरे में बिल्कुल,
तो कैसे वो कोई चीज़ नज़र आ सकती है, सिर्फ एक लाइन बनी नज़र आ जा रही थी और अचानक से वो लाइन गोल हो जाती है, जैसे वो लोग आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। अब इनको पूरा शक हो चुका था कि भाई ये हो गया, भाई घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको होगा भी घाटी की तरफ से कैसे हो सकती है, इनका ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन ये बेवकूफ़ इतने भी नहीं हो सकते कि भाई लालटेन चला के चलेंगे। खैर, ये समय नहीं गवाते, जल्दी से अलर्ट करते हैं। और जैसे ही इनके जो सिक्योरिटी वाले आते हैं तो वो कहते हैं वो देखो लाइट्स मुझे नजर आई थी, इसके आसपास अपनी जो हेलोजन मारो, फुल टॉर्च मारो और देखो यहाँ पर कुछ है कि नहीं। तो ये क्या करते हैं, अचानक से जिन्हें कहते हैं ना फुल फ्लैश मारते हैं, बिल्कुल अंधकार में रोशनी आ जाती है। ये अपनी लोड कर लेते हैं, राइफल्स वगैरह लोड कर लेते हैं ताकि इनकेस कोई सामने से रिटेलिएशन आए तो साथ के साथ ही शूट करें। लेकिन वहां पर उस झाड़ियों में, घाटी में कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब जैसे ही ये एकदम से फ्लैश मारते हैं, सामने वाली छावनी पर भी थोड़ी सी हलचल होती है कि भाई ये क्या कर रहे हैं। वो भी फ्लैश मारते हैं। और अ, थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं कि जब ये जंग वगैरह नहीं चल रही होती है या जब टेंशन वगैरह नहीं होती, तो जो ये छावनियां वगैरह आपस में ऑपोजिट होती है ना, इनके जो कम्युनिकेशन है वो होती रहती है और नॉर्मल फ्रेंडली कम्युनिकेशन होती है। तो इनको वोके टोके भी आता है कि क्या क्या चल रहा है। कहते कुछ नहीं, हमें कुछ शक हुआ था तो हम देख रहे हैं, तो ताकि अलर्ट हो गया कि भाई हम कुछ ऑफेंसिव नहीं कर रहे। अब ना ये देखते हैं तो कुछ भी, अब रोशनी वगैरह भी कुछ नजर नहीं आती। तो जो इनके वो होते हैं सिक्योरिटी वाले कि साहब आपको सच में कुछ नजर आया? और घाटी है, घाटी में कोई जलती हुई चीज तो नजर आ नहीं सकती। कहते भाई सच कह रहा हूँ, है वहां पे कुछ। खैर, अब जब सारा देख लिया जाता है तो कुछ नजर ही नहीं आता। अब क्या होता है कि एक दो दिन बीतते हैं और दो तीन दिन बीतने के बाद फिर से इनको वही नजर आते हैं, रोशनियां। जब इनको रोशनियां नजर आती हैं, अब जल्दी से सिक्योरिटी वाले को बुलाते हैं। वो सिक्योरिटी वाले भी रोशनियों को आइडेंटिफाई करते हैं और दोबारा से ये हेलोइन लैंप वगैरह या हेलोजन, सॉरी हेलोजन लैंप होते हैं, उनको जलाते हैं और बिल्कुल प्रकाश तेज करते हैं और देखते हैं कि कुछ नहीं है। और फिर से वही प्रोसेस सामने वाली तरफ से भी दोहराई जाती है कि ऐसा ऐसा है। अब इनको ना थोड़ा सा शक होना शुरू हो जाता है कि भाई ये ना घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं और ये कवर अप कर रहे हैं कुछ ना कुछ। अब इतनी खाई में सारा, जैसे इन्होंने सिक्योरिटी वगैरह को बढ़ाना शुरू कर दिया कि भाई सिक्योरिटी और टाइट कर दो। और अब ना सिर्फ मतलब वो करना है, साथ के साथ हेलोजन लाइट्स को जलाकर, बड़ी लाइट्स को जलाकर चेक भी करते रहो कि कुछ हलचल वगैरह तो नहीं हो रही। लेकिन एक दो दिन बीत जाते हैं और उसके बाद फिर कोई हलचल नहीं होती। कुछ दिन बाद जो इनके कमांड ऑफिसर आते हैं तो इन्होंने रजिस्टर में सारी एंट्री करनी होती है कि भाई हमारी ये एक्टिविटी हुई, ये एक्टिविटी हुई। तो जब वो एक्टिविटी देखते हैं तो इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, ही खुद बोलना शुरू कर देते हैं कि ऐसा ऐसा मैंने महसूस किया। और वो ना बड़ी एक सार्केस्टिक सी स्माइल देते हैं। तो कहते क्या हुआ? कहते कुछ नहीं, तुम्हें भी नजर आई? कहते हैं सर क्या आपको भी नजर आई? नहीं, यहाँ तो नहीं कभी नजर आया, लेकिन किसी और जगह पे मैं था, वहां पर मुझे नजर आया था। तो कहते हैं कि सर क्या ये घुसपैठ है? कहते हैं नहीं नहीं, कोई घुसपैठ नहीं। तो कहते फिर क्या है? कहते यार छोड़, हम आर्मी वाले बंदे हैं, ऐसा ही है। कहते नहीं फिर भी बताओ तो सही कुछ। कहते देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जब मैं ना दूसरी पोस्ट में था, वो कश्मीर वाली साइड पे थी, दूसरी पोस्ट में था। तो ऐसे ही मैं अपना सेकंड इन कमांड था और मेरे कमांड ऑफिसर छुट्टी पर थे। तो वो जो खाई थी ना, वो गहरी खाई नहीं थी, मतलब ऐसे ही आमने सामने हमारी छावनियाँ थी और हमारी मतलब खाई नहीं थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो छोटी सी थी। कहते क्या हुआ कि मुझे ना एक आदमी रात के समय में नजर आया। सफ़ेद कपड़े थे और धोती कुर्ता उसने डाला हुआ था। और मुझे बड़ा ही हैरानी हुई कि ठंड शुरू हो चुकी थी। हमने तो बड़ी 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 मतलब मोटी मोटी जैकेट्स डाली थी, लेकिन उसने नहीं डाली थी। मैंने ना उस पर बंदूक तान दी और अचानक से वो देखते देखते मुझे गायब हो गया। अब कहते हैं कि भाई मैं तो डर भी गया, इंसान को डर तो लगता है। तो जो मैंने ये सारी रिकॉर्ड की, अब कहते हैं जैसा मैंने कहा कि आमने सामने जो फौजियों की बात होती है, तो कहते हैं ऐसे ही जब ये हुआ ना, तो उसके पहले भी कुछ ऐसी वारदात हुई। तो उनकी तरफ से मुझे मैसेज आया कि ये आप क्या कर रहे हो? तो मैंने उनको बताया कि मुझे एक आदमी ऐसे नजर आया, तो मैंने गन्स वगैरह लोड कर ली। और एक दो और हादसा हुए थे जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा मतलब एकदम बड़ी ना भारी मूवमेंट हुई थी। तो उसकी वजह से सामने वाले भी अलर्ट हो गए। तो वो कहते हैं अच्छा तुम्हें भी दिखाई दिया था? तो कहते हैं मतलब, अरे कहते हैं हम तो डर ही गए थे, हमें लगा कि तुम्हारी तरफ से कोई
करने वाले हो कुछ तुम, तो हमने भी तैयारी कर ली। तो ये जो तुम वो बूढ़े आदमी की बात कर रहे हो ना, हमारे बंदों को भी नजर आया, और हमारे बंदे को भी पहले लगा था कि ये तुम्हारी तरफ से कोई आ रहा होगा, लेकिन वो देखा बंदा गायब हो जाता है, वो यहाँ पे रहता है, पता नहीं क्या चीज है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जैसे आर्मी वाले होते हैं, ये नॉर्मल फ्रेंडली बात करते रहते हैं, तो उनके कहते बात होती रहती थी कि भाई हमें भी नजर आता है, हम भी कई बार डर जाते हैं, तो हमें ये लगता था तुम्हारी तरफ से है, हमें ये इंडिया वालों को लगता था ये पाकिस्तान की तरफ से शरारत है, वहाँ की तरफ से घुसपैठ होने की कोशिश कर रही है, हमने भाई वहाँ पर क्या है घुसपैठ करनी है, वही तो करते हैं। तो फिर करते हैं कि जो ये तुम्हें निशान नजर आए, जो लाइट्स वगैरह नजर आई थी, चलो ये तो अच्छी बात है कि तुमने बिल्कुल मुस्तैदी दिखाई, लेकिन ये कुछ हो रही है और इसका जवाब साफ तौर पर मेरे पास नहीं है। तो ये थी उन आर्मी वालों की। और पृथ्वीराज कहते हैं कि भाई मुझे सच में आज तक डर लगता है कि क्या मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिनका साइंटिफिकली कोई अस्तित्व है नहीं, लेकिन फिर जो मैंने देखा उसका कोई जवाब साइंस दे सकती है कि आखिर वो क्या चीज़ थी। अब जैसे मैंने कई कुछ पॉडकास्ट में कुछ लोगों के द्वारा सुना है कि पहाड़ों से ऐसी लाइन वाइज चीज़ें निकलती हैं, नीचे उतरती हैं, आग जैसे लग रही होती है, फिर गायब हो जाती है नदी के बीच में। या जैसे अभी नीतीश भाई के साथ मेरी एक बार बात हो रही थी, जो लिमिटलेस टॉक के हैं, और वो कह रहे थे कि ऐसे ये शायद गिट्ठू राक्षस होते हैं बच्चों की, ये लाइन एक लाइन में जैसे आग लग रही है वैसे ऐसे ट्रेवल करते हैं। डोंट नो क्या है, लेकिन सच में ये पहाड़ी इलाकों में चीज़ें होती हैं। तो ये था किस्सा पृथ्वीराज का, जो आर्मी में है, और उन्होंने कुछ ऐसे अपने पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स, और अपने जो कमांड ऑफिसर था उनका भी एक किस्सा था, जो बूढ़ा आदमी उनको दिखाई दिया, उसके बारे में भी जिक्र किया। उम्मीद करता हूँ ये किस्सा भी आपको पसंद आया होगा। और अब हम चलते हैं अगले किस्से की ओर। निकिता और मोनिका, ये दोनों आमने सामने घर में रहती थी। आमने सामने इनका जो घर था बेसिकली बिल्कुल आमने सामने नहीं था, थोड़ा सा साइड पे था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की जान थी, सहेलियां होने के बावजूद। सहेलियां तो थी, लेकिन एक दूसरे से जो प्यार था, प्रेम था, बहुत ज्यादा था। अब इनकी स्कूलिंग भी एक साथ हुई, फिर इन्होंने कॉलेज जाना शुरू किया। पढ़ने में होशियार थी, लेकिन जब इंसान कॉलेज जाता है ना, तो थोड़ा बहुत तो बिगड़ ही जाता है। एक दो बार इन्होंने बंक मारा और इनको थोड़ा सा अच्छा लगा। अब जो नितिका है उसकी मित्रता एक लड़के से हुई जो दूसरे कॉलेज में पढ़ता था। तो एक दिन फिर नितिका और मोनिका ने ये सलाह किया कि वो उस लड़के के साथ पार्क में मिलेंगी, और बस बात वगैरह जो होंगी उसके बाद रिलेशन एक मतलब ठीक था, लव रिलेशन। होता क्या है कि अब उसी पार्क में नितिका और मोनिका बैठ जाती हैं, वेट करती हैं, लेकिन वो लड़का आता नहीं। क्या कारण था कुछ नहीं पता। 1 घंटा 2 घंटा वेट करती हैं, कॉलेज से बंक भी मारा था और डर भी लग रहा था कि भाई पढ़े पढ़े लिखने वाली हैं, इतना अनयूजुअल काम किया है इन्होंने। लेकिन ना, जब तक वो लड़के की वेट करती हैं, ये बात मतलब तब की है जब 2002-3 के आसपास की, मतलब बच्चों के पास तो एटलीस्ट फोन नहीं होते थे। तो ये ना थोड़ा सा ग्राउंड है, जो सॉरी पार्क है, उसको ना करना शुरू कर देते हैं कि भाई बैठ बैठ के थक गई हैं, जब आएगा तो यहीं पर ही होगा। तो ना पार्क के, ये थोड़े से बड़ा पार्क था, और ये पार्क इतना वो नहीं था, चहल पहल वाला नहीं था, बहुत कम थी चहल पहल। और ये पार्क के ना एक हिस्से में जाती है, वहां पर इनको एक गुफानुमा चीज नजर आती है। अब क्यूरियोसिटी थी, तो क्यूरियोसिटी के चलते चलते जैसे ही गुफा के अंदर कदम रखती है ना नितिका, अचानक से वो धड़ाम आगे की तरफ गिर जाती है, उसको चोट वगैरह लगती है। वो किसी एक चीज से टकराई थी जो लाल रंग के कपड़े में थी। अब क्या होता है कि ये एक बेवकूफ़ी कर लेती हैं कि ये बिना सोचे समझे उस कपड़े को खोलना शुरू कर देती हैं, और वहां पर देखती हैं कि कुछ मांस था, गला हुआ मांस था, कुछ सिंदूर था, यानी कि ऐसा कुछ महसूस हो रहा था कि जैसे कोई काले जादू वाली चीज है। अब होता क्या है कि थोड़ी सी चोट नितिका को लगती है और गुस्सा भी आ जाता है कि एक तो उसका बॉयफ्रेंड आया नहीं है, इतनी देर वेट की, और ये ऊपर से मैं गिर गई, कपड़े गंदे हो गए, और गुस्से में वो चली जाती है। लेकिन जब नितिका और मोनिका आई थी, ये तो दो जनी थी, जब ये जा रही थी तब दो जनी नहीं थी। अब क्या होता है कि अगले दिन मोनिका सज सवर के घर पे आती है कि नितिका चल कॉलेज चलें। लेकिन जब नितिका की माँ कहती है कि बेटा वो उसकी तो तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है,
कब क्या हुआ, मुझे बताया क्यों नहीं? कहते अब रात को खराब हुई थी, हॉस्पिटल लेकर गए थे, ड्रिप वगैरह लगी, तो अब तो वो भी हॉस्पिटल में ही एडमिट है। अब मोनिका के तो जान निकल जाती है, भाई उसकी तो बहन से भी ज्यादा बड़ी थी। वो सब कुछ किताबें वगैरह छोड़कर सीधा हॉस्पिटल जाती है। अब जब वो हॉस्पिटल जाती है ना, वो एक चीज गौर करती है कि उसका शरीर लालिमा में आ चुका था। फेयर कलर था, लेकिन अब वो उसका शरीर लालिमा में आ चुका था। और ना वो बड़े अजीब तरीके से उसकी तरफ देख के ऐसे ऐसे करके हंस रही थी और कह रही थी कल कितना मजा आया, अगर तुम ना आती तो मैं तुम्हारे साथ ना आता। ये कहती है पागल, क्या क्या बात कर रही है, क्यों डरा रही मुझे? नहीं, सच कह रही हूँ, तुम्हारे साथ में आ गई हूँ। तुम्हें नहीं पता मैंने कितना कष्ट सहा है, मैं कितनी देर से बंद थी, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जब ये मोनिका सुनती है तो वो थोड़ी सी डर जाती है कि ये हरकत क्या कर रही है, ऐसे ऐसे सर हिला रही है, और इसको सच में डर लग रहा था। वो कहती है कि उठ के वहां से चली जाती है और नितिका की माँ से बात करती है और कन्फेस करती है कि आंटी बात ऐसी है कि ये सब कुछ हुआ है। अब गुस्सा तो आ नहीं था, थोड़ी सी डांट भी पड़ती है। फिर नितिका के पिता को बताया जाता है, उनके पिता को भी गुस्सा आता है। खैर अब नितिका तो बीमार थी, जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है तो तब उसकी हालत, कहने का मतलब मेडिकली तो ठीक थी, लेकिन वो अजीब से तरीके से, कॉलेज तो उसका बिल्कुल ही बंद हो चुका था, और बस वो सर के बाल नहीं बंधने देती थी, उसके सर के बाल बिखरे रहते थे और अपने आप में बातें करती रहती थी, किसी भी टाइम पे अपने आप को नुकसान पहुंचा देती थी। और होता भी क्या था कि रात के समय में उसके माँ बाप सो रहे हैं, उसका भाई सो रहा है, उनको बस पीटना शुरू कर देती थी बिना किसी वजह से। अब ये तो कुछ हद तक मतलब था, लेकिन सबसे गंदी हरकत क्या थी कि एक बार नितिका ने अपने भाई से सोते हुए उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश की। उसका भाई सो रहा था और उसने जल्दी से कपड़े फाड़ दिए, और इससे पहले कोई रिएक्ट कर पड़ता उसने खुद के भी अपने जल्दी से कपड़े फाड़ दिए और उस पर मतलब उससे गलत संबंध बनाने की कोशिश की। अब जैसे ही उसका भाई चिल्लाया, उसके माँ बाप आए, उसने इस हालत में देखा, नितिका तो बिल्कुल पागलों की तरह उस पर थी और मतलब उसको चूम रही थी ऐसे, तो वो भाई बड़ा अजीब सा एक एम्बेरसिंग सी सिचुएशन हो जाती है। ये वो पॉइंट था जहां पर कुछ इनको लगा कि नहीं, ये नितिका नहीं है, कम से कम ये नितिका नहीं है, क्योंकि नितिका बहुत डिसेंट लड़की, बड़ी ही अच्छे करेक्टर वाली लड़की थी, और ये जो अपने सामने देख रही थी, और वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसका भाई नीचे पड़ा था, वो मतलब हिल नहीं पा रहा था, चीखने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था, और वो बिल्कुल न्यूड, उस पर उसको भी बिल्कुल न्यूड किया था, खुद भी बिल्कुल न्यूड। और आप खुद सोच सकते हैं कि माँ बाप के सामने क्या ही हाल होगा। अब उसके पिताजी जैसे तैसे करके उन पर चादर फेंकते हैं और अपने एक रिश्तेदार को फोन करके बुलाते हैं जो कि थोड़े से धार्मिक स्वभाव के थे। अब जब वो देखते हैं तो वो कुछ गंगा जल लेकर मंत्र पढ़ते हैं और छिड़क देते हैं। नितिका शांत हो जाती है, तब तक उसने बहुत ज्यादा बुरी हालत कर दी थी उसके भाई की। अब ना वो जब शांत हो जाती है, उसकी माँ रोते रोते उसको कपड़े पहनाती है, और उसके बाद फिर वो बात करते हैं कि नहीं, ये कुछ दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, समस्या है। तो वो बात कर देते हैं कि भाई ऐसे कुछ समय पहले ये पार्क में गई थी, अब हमने इतना थोड़ा सा लाइटली लिया, ये जैसे वो कह रही गिरी थी तो कुछ लाल कपड़े में मांस वगैरह था, कुछ ऐसा था। तो फिर ये अपने किसी पंडित जी से मिलाते हैं जो काफी पहुंचे हुए थे, और जब वो बात करते हैं तो जब सारा पता लगता है तो उसमें क्या था कि एक लड़की थी। अब वो लड़की क्या थी, उस लड़की का सारा हिस्ट्री क्या थी, वो लड़की करेक्टरलेस थी। आए दिन वो लड़कों के साथ संबंध बनाती थी। तो उसके जो माता पिता हैं वो इस चीज से बड़ा तंग आ चुके थे, और उसको उन्होंने मतलब थोड़ा सा टॉर्चर टाइप करना शुरू कर दिया था। एक दिन लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो लड़की अपने आप को खत्म कर लेती है। खत्म करने के बाद वो अपने घर वालों को परेशान करना शुरू कर देती है। बहुत ज्यादा परेशान थे उसके घर वाले उसकी प्रेतनी से। तो फिर वो किसी तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं, और उसके तांत्रिक बाबा ये उसको बांध के उतारा जिसे करते हैं करके, ये कहते हैं कि किसी ऐसी जगह पे फेंक देना जहां पर कोई आमतौर पर इंसान वगैरह ना ही आता हो। अगर जानवर जो होगा, ये किसी ने मांस मूस उसका जो भी उस जानवर का मांस कुछ भी किया होगा, शायद वो कह रहे थे कि कोई दिल था किसी जानवर का, वो खा लेगा तो वो टोटका भी टूट जाएगा और किसी पर भी नहीं होगा। लेकिन उससे पहले ही नितिका की ठोकर लग गई और वो प्रेतनी नितिका के अंदर आ गई, और वो ही बिहेव करने लग पड़ी जैसा वो जीते जी थी, कैरेक्टरलेस। अब जब ये सारा किस्सा सुनते हैं तो इनके माता पिता बहुत डर जाते हैं कि भाई अब हम कैसा होगा, लेकिन वो तंत्री कहते हैं कि आप इसकी चिंता मत करो।
अब वो अनुष्ठान करते हैं, उसका उपाय करते हैं, और कुछ ही दिनों में नितिका बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद फिर वो कॉलेज जाना भी शुरू कर देती है। मोनिका उस वक्त जितना ये सारा कुछ चला, काफी समय उसके साथ रहती थी और बहुत दुखी भी थी कि हमने छोटी सी कारण क्या गलती कर दी, लेकिन अब वो खुश थी कि नितिका अब ठीक हो चुकी है और ठीक है। लेकिन क्या होता है कि एक दिन इसका भाई जल्दी से अपने माँ बाप को उठाता है कि मम्मी पापा नितिका नजर नहीं आ रही, कहाँ पे गई? कहते हैं कि रात का समय था, कहाँ होगी? अपने रूम में? नहीं, वो नहीं है रूम में। अब ना उसको सारे घर पे ढूंढते हैं, कहीं पर नहीं नजर आती। तो लास्ट ऑप्शन रह गया था घर के ऊपर छत। जब ये घर की छत पर जाते हैं तो जो वो सीन देखते हैं, सीन देखने के बाद इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या देखते हैं कि नितिका जो टंकी होती है ना, टंकी के साइड की जगह खाली होती है, वहां पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक कबूतर था मरा हुआ, वो उसको खाई जा रही थी कच्चा। अब नितिका नितिका का परिवार प्योर वेजिटेरियन, मांस से बड़ी दूर, और वो भी कच्चा मांस। भाई ये देखकर तो सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है उसके पिता की, और उसको लगता है कि सच में ये कहीं फिर से वो चीज दोबारा तो नहीं आ गई। अब उसमें एक चीज ये नोटिस करते हैं कि उनके बिल्कुल घर के सामने वाला घर जो था, वो घर जो था, वहां पर कोई मतलब रेंट पे रहता था। वो आदमी जो था ना, वो खड़ा इनकी तरफ देख रहा था, यानी नितिका की तरफ, और बड़े अजीब से तरीके से हंस रहा था। अब ये सिचुएशन ऐसी एम्बेरसिंग थी कि भाई इसके पिताजी उसको नितिका को पकड़ते हैं, भाई साहब कुछ नहीं, बस पता नहीं इसको क्या हो गया। उसको नीचे लेके जाते हैं। अब जब ये नीचे जाती है तो बड़ा हल्ला गुल्ला होता है, मुझे मांस चाहिए, मांस खाऊंगी। तो उसको बड़ी मुश्किल से बांधा जाता है, फिर इनके जो रिश्तेदार हैं, उनको बुला कर लाया जाता है। उसके बाद फिर उनको सारी बात बताई जाती है कि भाई ये सारा कांड हुआ है, अब बताओ हम क्या करें, हमने तो सोचा था सब ठीक हो गया, बाबा जी से बात करो ना कि ये दोबारा कैसे हो गया। अब जब वो बाबा जी से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हो ही नहीं सकता, ये उस लड़की की आत्मा है ही नहीं, और ये कोई इसके अंदर है नहीं है, ये हवा है कोई जो इसको इस चीज करने के लिए मजबूर कर रही है। तो अब वो कहते हैं कि क्या है। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि ऐसा करना, आज से ठीक 3 दिन बाद मेरे ही मंदिर में आना, तो मैं तब तक ध्यान लगाऊंगा, ये बड़ा ही जटिल मामला है और मुझे देखना होगा कि क्या है। अब जब ना 3 दिन होते हैं, 3 दिन बाद ये उनके पंडित जी के पास जाते हैं, तो पंडित जी कहते हैं कि अच्छा, मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ किसी भी बात को छुपाना नहीं है, और जो मैं कहूँगा बिल्कुल सच सच उसके बारे में तुमने जवाब देना है। कहते हैं बोलिए। कहते हैं कि आपके घर के सामने एक रेंट पे लड़का रहता है। ये कहते हैं हाँ रहता है। अच्छा, क्या उसने कभी आपके साथ गलत किया कुछ? कहते हैं नहीं, गलत तो नहीं कह सकते, आपने उसके साथ कुछ गलत किया? नहीं, हमने कोई गलत नहीं किया, हाँ लेकिन वो लड़का गलत है। कहते हैं मतलब? कहते हैं देखिए, हमें शक है कि वो लड़का कुछ इलीगल काम करता है। अब हमने उसकी 4-5 बार कंप्लेन की है, एक बार हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया कि हमें शक है कि लड़का गलत करता है, तो वो लड़का हमसे बहुत ज्यादा जेलसी करता है। इसकी वजह से हमारी उसके साथ कोई बोलचाल भी नहीं है, और हमने जो मकान के मालिक है उनको भी कई बार कहा है कि भाई ये किराएदार बदलो, हम इस मतलब ये बंदा ठीक नहीं है, लेकिन वो हर बारी जब भी बात होती है वो किराया बढ़ा देता है, मतलब पैसे ज्यादा दे देता है। तो फिर मकान मालिक भी क्यों खाली करेगा, वो तो रहता नहीं है यहाँ पे। कहते हैं अब ये बात है कि ये जो भी काला जादू कराया है, ये सब कुछ उसी का किया था। अब ये सन के सन रह जाते हैं कि भाई ये तो काफी समय से हमारा चल रहा है, अभी क्यों? कहते नहीं, जब आपकी लड़की पर ये सब कुछ आया था तब उसने नोटिस किया था कि कुछ ऐसा भी किया जा सकता है। फिर उसने किसी तांत्रिक के साथ कंसल्ट किया और आपकी लड़की पर काला जादू कराया, और ये तो शुक्र मनाइए कि आपको बहुत जल्दी पता लग गया, वरना जो उसने कराया था धीरे धीरे आपकी लड़की को खा जाता, मार देता, और उसके बाद फिर सिर्फ लड़की पर नहीं, आपके बेटे पर और धीरे धीरे सारे परिवार को। जब ये बात सुनते हैं ये सन के सन रह जाते हैं, इनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई मैं अब करूं क्या क्या ना करूं। अब ये बड़े गुस्से में, बहुत गुस्से में घर वापस आते हैं। सामने देखते हैं, सामने गेट पर ताला लगा था। गुस्सा आ जाता है कि जब ये आएगा तब इसकी खबर लूंगा, अब तो मैं जो मर्जी हो, चाहे मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े, मैं तो उसकी अच्छे से पिटाई करूंगा। ये एक दिन इंतजार करते हैं, 2 दिन इंतजार करते हैं, ताला लगा हुआ था। इसको लगा कि भाई ये क्या सीन है, आज तक ये इतनी देर तक रहा नहीं है, तो हार के ये मकान मालिक को फोन करते हैं कि भाई साहब, ये आपका किराएदार जो है ये अपना कहीं गया है,
कहते हैं हाँ वो गया, कहाँ पे, वो तो पक्का चला गया। मैं समझा नहीं। अरे यार परसों चौथ मुझे फोन आया था कि मेरा कुछ अर्जेंट, मुझे अब यहाँ से शहर को छोड़ के जाना पड़ेगा, तो सामान वगैरह तो तुम्हें पता ही है कि सारा मेरा ही था, एक बैग बूग लेकर आया था, तो मुझे किराया वगैरह भी ज़्यादा दे गया, एडवांस भी नहीं लिया जो दिया था, और वो चला गया, सिक्योरिटी वगैरह मिल ली। अच्छा, पता नहीं यार क्या हुआ, इनको तो सब कुछ पता था। जब तांत्रिक जी बता रहे होंगे या जब उन्होंने साधना की होगी, उसको पता लग गया होगा कि भाई मेरी पोल खुलने वाली है, इसलिए वो समय रहते हुए निकल गया। तो भाई कहा नहीं जा सकता कि कैसे कैसे लोग आपके आसपास रह रहे हैं। कोशिश कीजिए कि हमें अपने काम से काम रखें, अपने काम से मतलब रखें, वरना क्या कुछ हो जाएगा। और नितिका मोनिका, आज इन दोनों की शादी हो चुकी है, बच्चे भी हैं। हालांकि एक ट्रॉमा तो है, क्योंकि नितिका को ये बातें कुछ याद नहीं है, लेकिन जो उनके माँ बाप ने वो भाई बहन का ऐसा देखा, सच में वो कहते हैं कि भाई चलो, चाहे नितिका उस अपने आप में नहीं थी, लेकिन वो किसी माँ बाप के लिए देखना एक बेहद ही शर्मनाक, बेहद ही डरावना था। खैर, समय बीत जाता है, हर गांव भर देता है। जैसे आपके भी कुछ ऐसे कुछ खौफनाक वाक्य किसी के साथ हुआ होगा, तो आप भी भेज सकते हैं मुझे, अपने शेयर कर सकते हैं इंसिडेंट। और साथ के साथ ही जो मेंबरशिप है, मैं फिर से मेंबरशिप को एंडोर्स करता हूँ एक बार। अभी तक 11 एपिसोड्स अपलोड हो चुके हैं उस मेंबरशिप प्रोग्राम में, और एक से बढ़कर एक वहाँ पर वीडियोस हैं, किस्से हैं। चाहे वो हिमाचल की लाल साड़ी वाली चुड़ैल हो, जो आज भी हिमाचल के उस सुदूर गांव में एक घर के कमरे में कैद है, अगर वो बाहर आ गई तो फिर मौतों का सिलसिला शुरू होगा। या फिर एक ऐसी ट्रेन, मुर्दों की ट्रेन, जो आपके घर तक पहुंच जाते हैं उनके मुर्दे। या फिर एक ऐसी चुड़ैल जो फार्म हाउस में रहती है और उसको तलाश है बलि की, जैसे ही वो बलि देगी किसी की, उसकी मुक्ति हो जाएगी। क्या वो इलेक्ट्रिशियन बच पाएगा? या फिर एक ऐसा मंगेतर, या यूं कहें कि उस मंगेतर का प्रेत, जो अपनी वुड बी वाइफ को तंग कर रहा है, इवन कि उसकी शादी भी हो चुकी है, वो शायद देश भी छोड़ना चाहती है, लेकिन वो पाती है कि नहीं, उसके बाद भी उसका पीछा नहीं छूटेगा। या फिर एक ऐसा सफर दिल्ली से अंबाला तक का, उस लड़की के लिए वो सफर खत्म नहीं हुआ। कहने को तो बस महज कुछ ही घंटों का सफर है, लेकिन 5 साल हो चुके हैं। वो आज भी इसी तलाश में है कि कोई उसके घर तक उसे पहुंचा दे। क्या ये कैब ड्राइवर उसकी इस इच्छा को पूरी कर पाएगा? या फिर एक ऐसी बारात जो आज भी पंजाब के जंगलों में घूमती है, और वो बारात आम नहीं, वो है भूतों की बारात। क्या कोई बच पाएगा जो भी उसे देखेगा? या फिर लुधियाना की एक ऐसी गंदे नाले वाली चुड़ैल, दर्शन सिंह, जिसको देखते हैं, और क्या वो उससे बच पाएंगे? या फिर एक ताज़ा किस्सा जो अभी अपलोड हुआ है, एक ऐसा कुआं, वो भी पंजाब के फाजिल्का का, जहां पर आज भी वो चुड़ैल खून पीती है, और वो एक भयानक जंगल जहां पर अनगिनत हड्डियां पड़ी हैं इंसानों की, जो कभी ना कभी उस चुड़ैल का शिकार हुए थे। क्या हमारे इस किस्से का किरदार उससे बच पाएगा? क्या आज भी वो उस खौफ में है, इतने बरस बीत जाने के बाद, 40 बरस बीत जाने के बाद? ऐसे ही एक से बढ़कर एक किस्से आपको सुनने को मिलेंगे मेंबरशिप में। पिटारा है एक अलग कहानियों को, जो आपको इन नॉर्मल वीडियो में नहीं सुनने को मिलेगा। हालांकि ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप अगर ये मेंबरशिप नहीं लेंगे तो ये नॉर्मल कहानियां तो चलती ही रहेंगी, लेकिन ओवर एंड अबव कुछ सुनना चाहते हैं तो प्लीज उसको भी आप गो थ्रू कीजिए। और मैं ये भीख नहीं मांग रहा, ये मेरा प्रोडक्ट है जिसको मैं एंडोर्स कर रहा हूँ, जो हर एक कंपनी, हर एक इंडिविजुअल करता है, और उसका हक भी है, बस कुछ लोगों को समझ नहीं आता। खैर, इसके अलावा जो मैंने प्रोजेक्ट की बात की थी, थोड़ा सा मुझे कमेंट्स आ रहे थे, डीएम्स आ रहे थे खास तौर पर, कि आप उसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दीजिए। हालांकि मैंने थोड़ा सा एलेबोरेट तो किया था, लेकिन शायद मेरे समझाने में कोई गलती रह गई होगी। और वो प्रोडक्ट क्या है, या वो प्रोजेक्ट क्या है, वो है पहला, इसका जो थीम है वो है अंधकार। अंधकार से जुड़े ऐसे 10 हॉरर किस्से जो एक लड़ी बनेंगे, जो एक सीरीज के रूप में आपको ये सामने में लेकर आऊंगा। उसकी प्लेलिस्ट अलग बनेगी,
और वो हमारे एपिसोड्स का हिस्सा नहीं होंगे, एक से बढ़कर एक अंधकार से जुड़ा हुआ किस्सा आपको सुनने को मिलेगा। हर महीने मेरी कोशिश होगी कम से कम एक सीरीज को आपके रूबरू रखना, और उसका जो रिस्पॉन्स होगा उसी से ही अगली सीरीज तय होगी कि क्या मैं अगली सीरीज लेकर आऊँगा। तो खूब प्यार दीजिएगा। उसका जो एक थंबनेल है, उसका वो मैंने थंबनेल अपने कम्युनिटी में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, यूट्यूब सॉरी व्हाट्सएप की कम्युनिटी में। तो व्हाट्सएप की कम्युनिटी आप उस डिस्क्रिप्शन में जाके उसको लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो ये था आज का किस्सा। उम्मीद करता हूँ कि आज के किस्से और आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।